आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आइसोमर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर? सो आइसोमर इज एक ही फार्मूले का कई रूप, फार्मूला एक, रूप अनेक, आइसोमर। आप लोगों को टॉपिक के बारे में बताऊं तो आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट। यस बेटा बताइए। बेंजीन के मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए तो थे आप लोगों को, मैंने उसकी प्रैक्टिस शीट नहीं भेजी आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आज भेज दूंगा बेटा। आप लोगों ने किसी ने ग्रुप में रिमाइंडर नहीं दिया, मुझे भी ध्यान नहीं है। आज भेज दूंगा बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आज भेज देंगे आप लोगों को, आप चिंता ना करिए, आज भेज देंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, और मर मतलब होता है यूनिट। सेम यूनिट एक ही चीज है, उसको कहने के मतलब अलग है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये, अगर हम इसको देखते हैं तो ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये चीज ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H8। दोनों एल्कीन सीरीज के हैं, दोनों एल्कीन सीरीज के हैं। खूब बढ़ेगा, ठीक है, देखे देखे खूब थोड़ा बोली टीवी देखते रहा करो। दोनों सेम सीरीज है एल्कीन, बट अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज हो गई। तो जहां इसका नाम बना ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन, क्योंकि 1 एक ऐसी पोजीशन है जो बाय डिफॉल्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम बना ब्यूट 2 इन, मतलब ये सेकंड कार्बन पर इन है। तो हम देखते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो डेफिनेशन क्या बनी? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये शुरू करते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसे हम 2 डायमेंशनल आइसोमर कहते हैं, और एक स्टीरियो आइसोमर जिसे हम 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर फिर आगे जाकर पहला सबसे पहला चेन आइसोमर में कैटेगराइज होता है। दूसरा पोजीशन आइसोमर में कैटेगराइज होता है। तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कैटेगराइज होता है। और चौथा मेटामेरिज्म में कैटेगराइज होता है। मेटामेरिज्म, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामेरिज्म, ये
4 तरह के प्रमुख स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अगर मैं बात करता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहला हो सकता है कॉन्फॉर्मर, थ्री डायमेंशनल, इसको थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म लिख दो सिर्फ। दूसरा ज्योमेट्रिकल, और तीसरा ऑप्टिकल। ये 3 तरह के होते हैं 3D आइसोमेरिज्म। हम लोगों को अभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल पढ़ना है, बाकी कॉन्फॉर्मर और ऑप्टिकल हम लोग पढ़ेंगे टर्म 2 में, तब भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको दे दूंगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी टाइम लॉस। चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, वैसे भी डेफिनेशन नहीं है एग्जाम में। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? चेन आइसोमेरिज्म का मतलब बैठा कि वह कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ चेन, स्ट्रक्चर अलग होता है चेन की वजह से, उनका चेन की वजह से। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट चेन साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन साइज अलग है। एग्जाम्पल जैसे आपको अगर कोई कहे 4 कार्बन है आपके पास ब्यूटेन, या आप लोगों ने 10th में भी करा होगा, इसकी चेन लेंथ में 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन कहलाता है, नॉर्मल ब्यूटेन विदाउट एनी ब्रांचिंग। अब मैं इसमें से एक कार्बन तोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें से एक कार्बन तोड़ रहा हूं। जब मैं इसमें से कार्बन तोड़ रहा हूं तो अब इसमें से 3 कार्बन रह गए चेन में, और एक कार्बन को तोड़कर ब्रांच में लगाने की कोशिश करूंगा, ब्रांचिंग करने की कोशिश करूंगा, ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, चारों कार्बन ही रहे, कार्बन 4 ही रहे, कार्बन की संख्या में बदलाव ना हो। देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट द चेन लेंथ विल बी डिफरेंट। अब एक कार्बन तोड़ लिया, मैंने कहा सर एक कार्बन यहां लगा दीजिए, बेटा अभी भी ये 4 कार्बन का ब्यूटेन ही है, चेंज हो जाएगा। यस यस यस, इसीलिए हम लोग कार्बन कम नहीं कर सकते, हमें 4 ही कार्बन करने हैं। कार्बन की चेन लेंथ को जरूर चेंज कर सकते हैं, तो इधर कार्बन नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या इधर कार्बन लगा सकते हैं सर? इधर भी कार्बन नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी भी ये IUPAC नाम बोलता हूं तो अभी भी ये 1 2 3 4 ब्यूटेन ही है। तो इसका मतलब एक बात समझ लीजिए, आप जब भी चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे, बच्चों, आप एक कार्बन को ब्रांचिंग करेंगे, आप कभी भी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे वो ब्रांचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे आप वो ब्रांचिंग करेंगे तो वो मेन चेन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो डिफरेंट चेन बनाने के लिए आप इस पोजीशन पे लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए इन दोनों कंपाउंड्स को एक बार। इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में ही 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी लगा के देख लीजिएगा सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, C4H10 होगा, बट इनकी चेन लेंथ अलग है, जहां पर इसका नाम हुआ N ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, इसका नाम हुआ 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, 3 कार्बन है। 2 सेकंड कार्बन पर एक रह गया है, मतलब क्योंकि मेन चेन तो 3 कार्बन की है ना यहाँ पर, और यहाँ मेन चेन 4 कार्बन की है, तो इसका नाम हो गया 2 पर मिथाइल, और 3 कार्बन है तो नाम पड़ गया ब्यूटेन, ओ सॉरी प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। तो ये चेन आइसोमर हो गए C4H10 के, चेन आइसोमर्स। 2 मिथाइल प्रोपेन को याद करिए, इसी चैप्टर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक और चीज करवाई थी, याद करिए जरा, कि जब भी आपका पास ये ग्रुप आ जाए, ये किसी को याद आ रहा है? कौन बताएगा मुझे, ये कौन सा ग्रुप है? CH3 ये ग्रुप है। यस वेरी गुड, ये आइसो ग्रुप है,
तो इसका नाम आइसो और टोटल कार्बन, आइसो के बाद ना टोटल कार्बन देखे जाते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं, आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर मुझे C5H10 का बनाना हो, मतलब 5 कार्बन हो उसके बनाने हो, तो पहले 1 2 3 4 5, पहले तो लीनियर आइसोमेरिज्म बनाया करो, सबसे पहले 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होगा। अब एक कार्बन आप तोड़ लीजिए, 1 2 3 4, एक कार्बन तोड़ लीजिए, उसको ब्रांचिंग करनी है। अच्छा, ब्रांचिंग के लिए आप जानते हैं पहले कार्बन और आखिरी कार्बन पर आप उस कार्बन को नहीं ब्रांच कर सकते, क्योंकि पहले और लास्ट कार्बन पर अगर आप उस कार्बन को ब्रांच करेंगे तो वो मेन चेन में ही कंसिडर किया जाएगा। अब आपके पास एक कार्बन बचा हुआ है, टूटा कार्बन, जिसको आपको ब्रांच करना है, ब्रांचिंग में लगाना है। आपके पास पोजीशन 2 है, तो आप कहेंगे सर मैंने यहां लगा दिया, वेरी गुड। दूसरा एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैंने यहां लगा दिया, मैंने कहा वेरी गुड, पर ये दोनों सेम है। उसने कहा सर कैसे सेम है, ब्रांचिंग तो अलग कार्बन पे करिए, चेक करो। मैंने कहा नहीं बेटा सेम है। क्यों? क्योंकि जब इसका नाम लिखा जाएगा तो मैं इसको यहां से शुरू करूंगा, 1 2 3 4, यहां से क्यों शुरू करूंगा, लोएस्ट सम, यहाँ पे क्लोजेस्ट है ये ब्रांचिंग, ये 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन की ये ब्रांचिंग, और ये ब्रांचिंग बहुत क्लोजेस्ट है, इसके सबसे करीब, इसके सबसे करीब, यहां सबसे करीब। तो इसका नाम बन जाएगा 2 पर मिथाइल, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको तो मैं खैर एन पेंटेन कहूंगा, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस नेम, इसका नाम? अब आप कहेंगे सर 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, गलत। ये तो सबसे बेसिक रूल में हमने करा रखा था, ब्रांचिंग क्लोजेस्ट देखनी है, लोएस्ट सम रूल, यहीं से आएगा। तो ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। सेम के लिए ऐसे 3 लाइनें डाली जाती हैं, सेम के लिए मतलब इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। अब तुम कहोगे सर एक और चेन आइसोमर बन सकता है, मैं कहा कैसे बेटा? तुम कहोगे कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 3। क्यों? अगर मान लो 3 कार्बन में से भी एक कार्बन तोड़ दिया, 2 कार्बन रह गए, और एक कार्बन को तुम्हें ब्रांचिंग करनी है, तो ब्रांच कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले और आखिरी कार्बन पे ब्रांचिंग करते नहीं, तो कम से कम 3 कार्बन हमें चाहिए ब्रांचिंग करने के लिए। जैसे इधर 3 कार्बन हो गए थे, अब तुमने सोचा एक और कार्बन तोड़ू तो 2 कार्बन रह जाएंगे, तो भाई साहब और आइसोमेरिज्म नहीं बन सकते, ये कम से कम 3 होने जरूरी है। यहाँ पर 4 है, तो तुमने कहा सर एक और कार्बन तोड़ सकते हैं, मैंने कहा हाँ तोड़ सकते हैं। पहले और आखिरी में ब्रांचिंग नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। अब सर हमारे पास टूटे हुए कार्बन कितने हैं? टोटल 5 थे, आपने बनाए हैं 3, मतलब आपके पास टूटे कार्बन है 2, तो एक आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, एक आप इसके नीचे लिख सकते हैं, तो ये एक और चेन आइसोमर बन सकता है, ये एक और चेन आइसोमर बन सकता है। CH3 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 CH3, एक और चेन आइसोमर बन सकता है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। लेट मी टेक अनदर कलर पेन। 1 2 3, इसका नाम होगा, 3 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन है, यस। 2 पर ऊपर मिथाइल, 2 पर नीचे मिथाइल, ओके। तो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, इसका नाम हुआ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब हमारे पास एन पेंटेन के कितने चेन आइसोमर बन गए? 3 आइसोमर बन गए, 3 चेन आइसोमर ऑफ C5H10। यहां पर 2 चेन आइसोमर बने थे, यहां पर 3 चेन आइसोमर। इसके बाद एक और चीज बतानी जरूरी है बहुत। क्या सर? ये है CH3, ये है CH और ये है CH3, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? यस, आइसो, यस। और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो इसको आइसो पेंटेन भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये ग्रुप कौन सा है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड, नियो, तो इसको हम नियो पेंटेन भी कहते हैं। तो याद करिए, आपने 10th में यही पढ़े होंगे, आइसोमर्स पेंटेन के, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। हालांकि तब आप जानते नहीं थे, टीचर आपको बोलता नहीं होगा कि आइसो मतलब क्या है या नियो मतलब क्या है, इतने डिटेल में वो कहता है कि भाई लर्न कर लो इनको, ये नाम है।
और आप लर्न भी कर लेते थे। एक्चुअली अभी आप 11th क्लास में जान गए क्या होता है आईएसओ, क्या होता है न्यू, कब आईएसओ कब न्यू, और ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईएसओ का कॉमन नेम है 2 मिथाइल, न्यू का कॉमन नेम है 2 2 डाइमिथाइल, ये भी आप लोग जान गए। सेकेंड आइसोमर पे चलते हैं। सेकेंड आइसोमर है पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, व्हेन द स्ट्रक्चर डिफर्स इन पोजीशन, जब दो कंपाउंड का फार्मूला सेम है बट पोजीशन गलत, पोजीशन डिफरेंट है। मैं सबसे इजी एग्जांपल देना पसंद करता हूं, जैसे CH3, जैसे CCCOH और CCCOH। अगर ध्यान से कोई बच्चा देखता है ना तो कहता है सर दोनों तो सेम है, 3 कार्बन और 1 OH, 3 कार्बन 1 OH। बिल्कुल सर, एक ही चीज का डिफरेंस है क्या, इसमें फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है OH और इसमें सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है। इसका मतलब इसका नाम हुआ प्रोपेन 1 ऑल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, और इसको लिखना पड़ेगा प्रोपेन 2 ऑल, लिखना जरूरी है, पोजीशन जरूरी है बतानी। तो इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई मेरे सामने, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ड्यू टू व्हाट, नॉट ड्यू टू चेन लेंथ बट ड्यू टू द पोजीशन, पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से। आइए जरा हम हेक्सेन का आइसोमर देखते हैं, C6H14 की। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बनाया बेटा। फिर आपने कहा सर एक कार्बन तोड़ दो, 1 2 3 4 5। सर आपने एक कार्बन तोड़ दिया, ठीक है। अब सर ब्रांचिंग करिए, इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, ओके वेरी गुड। अब आपके पास पोजीशन बचे 2, मैं बताता हूं कौन सी। यहां लगाओ तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, यहां से गिनेंगे हम 1 और यहां से गिनेंगे 2, 2 मिथाइल पेंटेन। यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हटाकर यहां लगाता हूं तो भी ये यहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1 2, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है। बट एक और पोजीशन अभी भी बाकी रह गई, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, मैं पहले ही मना कर चुका हूं। यहां लग चुका है और यहां भी नहीं लग सकता क्योंकि यहां और यहां दोनों सेम है। फिर भी एक पोजीशन रह गई जो कि यहां है, जो कि यहां है। अब इन दोनों के नाम अलग अलग है, जरा गौर फरमाइए। इसका नाम है N-हेक्सेन, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन क्योंकि मिथाइल सेकेंड कार्बन पर है, और इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन क्योंकि मिथाइल थर्ड कार्बन पर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाला जो है, ये N-हेक्सेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, जल्दी बताइए। ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, जरा बताइए। ये वाला और ये वाला कैसे आइसोमर है, ये बिल्कुल सही जवाब, चेन आइसोमर। रीजन, रीजन इस, यस, चेन लेंथ चेंज हुई है। इसमें कार्बन है 6, इसमें कार्बन है 5, वेरी गुड। अच्छा, अब ये वाला और ये वाला बताइए जरा, ये कैसे आइसोमर है। ये वाला और ये वाला, ये कैसे आइसोमर है। यस, ये भी चेन आइसोमर है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हेक्स और वो है पेंट है। सर कार्बन की संख्या चेंज हुई है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों चेन आइसोमर है। यस, बिकॉज चेन साइज डिफर नहीं है, चेन साइज डिफर नहीं है सर, क्योंकि ये भी पेंट है और ये भी पेंट है। बट फिर ये कैसे आइसोमर है, स्ट्रक्चर तो क्योंकि डिफरेंट है, कैसे है फिर ये, कैसे आइसोमर है। यस, पोजीशन, बिकॉज
Yes, position, because position of methyl group in this compound is 2 and the position of methyl group in that compound is 3. Yes, तो positional isomer. तो अभी खत्म नहीं हुए इसके, फिर एक और कार्बन तोड़ दो, ये 5 कार्बन वाले, ये बन गया 6 कार्बन वाले, ये बन गए 5 कार्बन वाले 2, अब 4 कार्बन वालों की बारी। 4 कार्बन मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हम यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, हमारे पास अभी 2 टूटे कार्बन पड़े हैं। तो एक बच्चा कहेगा सर यहां लगा दो और यहां लगा दो, मैंने कहा वंडरफुल, यस यू कैन डू इट, आप लगा सकते हैं। दूसरा बच्चा कहेगा सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मैंने कहा कैसा भाई, कि सर एक कार्बन पर इधर लगा दिया और एक पे ही ऊपर एक पे ही नीचे, यहां नहीं लग सकता। मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, यस वेरी गुड, एक पे ऊपर एक पे नीचे। अब तीसरा बच्चा कहेगा सर ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर और इसके नीचे लगा दे, तो मैं कहूंगा बेटा ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि अगर मैं इसका नामकरण करता हूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, इसके 2 पर ऊपर मिथाइल, 2 पर नीचे मिथाइल, और इसका शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, वहीं पर वहां से शुरू कर दूंगा, 2 पर ऊपर मिथाइल, 2 पर नीचे मिथाइल, तो दोनों का ही नाम 2 डाई मिथाइल होगा। 2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन। इस वाले कंपाउंड के नाम की बात करता हूं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, और 4 कार्बन के हमारे पास 2 आइसोमर बन गए, 6 के बन गए, 5 के बन गए, 4 के बन गए, ये दोनों सेम है। अब आप कहेंगे सर 3 कार्बन के भी बन सकते हैं क्या? यस 3 कार्बन के भी बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। अब हमारे पास टूटे कार्बन कितने हैं? 3 है, पहले वाले पे आखिरी वाले पे नहीं लग सकता, 3 कार्बन टूटे कैसे लगाओगे? एक बच्चा कहेगा सर 2 कार्बन ऊपर लगा दो, 1 कार्बन नीचे लगा दो, मैंने कहा बेटा ओके, पर बेटा इसका भी नाम यही होगा, नाम यही है, चेक कर लो आप। और आइसोमर की कंडीशन ये है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट होना चाहिए, अगर नाम सेम है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं बना। कैसे? इसका नाम यही कैसे है मैं बताता हूं, चिंता क्यों कर रहे हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कितने कार्बन की चेन है चेक करो, 1 2 3 4, ऐसे कर सकता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, बिल्कुल। अगर मैं ऐसे करूंगा 1 और ये 2, तो 2 पर इधर मिथाइल, 2 पर इधर मिथाइल, बात बन गई 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता, कोई ऐसे करना चाहता है, सर देखो ऐसे बना दो, ओके ऐसे बना देते हैं, तो नाम यहां से बन जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये भी वही है, तो उसके टोटल कितने आइसोमर बने, टोटल कितने आइसोमर बने चेक करिए, एक एन हेक्सेन, मैं सिर्फ नाम पे कर रहा हूं, ठीक है, एक एन हेक्सेन, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, और पांचवा ये, तो टोटल 5 आइसोमर दिख रहे हैं मुझे, जिसमें से ये वाला और ये वाला दोनों चेन आइसोमर है, ये वाला ये वाला चेन आइसोमर है, ये वाला और ये वाला चेन आइसोमर है, चेन में डिफरेंस है, वो पेंट है वो ब्यूट है। बट जब भी ये वाले और ये वाले की बात करता हूं ये चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि दोनों पेंट है, दोनों के चेन में सेम कार्बन एटम है, दोनों में फर्क है तो बस पोजीशन की, पोजीशन इज डिफरेंट। ये वाला एंड ये वाला बोथ आर सेम ब्यूटेन, पोजीशन इज डिफरेंट। तो ये हुए 2 आइसोमर, चेन और पोजीशन। अब 3 आइसोमर, तीसरे आइसोमर की तरफ बढ़ता हूं, तीसरे आइसोमर की तरफ बढ़ता हूं, याद करिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में तीसरा आइसोमर, में तीसरा कौन है? फंक्शनल। में तीसरा कौन है? फंक्शनल है। फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट
ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऑल्दो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको दो ग्रुप समझने हैं, दो ग्रुप, बस दो ग्रुप समझ लो, आपके पास आ गई सारी बात। एक CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O, ये लीक समझिए। CnH2n ये होता है एल्केन प्लस ऑक्सीजन, एल्केन में ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसका फार्मूला बन गया CnH2n प्लस 2। ये दो फंक्शनल ग्रुप बनाता है, दो। इससे अल्कोहल भी बनता है और एथर भी बनता है, एथर। दो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं दो कार्बन n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो C2H6O बन जाएगा। तो दो कार्बन का अल्कोहल होगा CH3CH2OH, ये होगा दो कार्बन का अल्कोहल, जिसका नाम है इथेनॉल। चेक कर सकते हैं आप, इथेनॉल, दो कार्बन का अल्कोहल। और ईथर होता है ROR। अगर दो कार्बन है तो एक कार्बन इधर होगा और ऑक्सीजन के एक कार्बन उधर होगा। ये है O, इसके साथ आ जाएगा तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। चेक करिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं। तो हैरान करने वाली बात क्या है कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, चेक करिए, दोनों का C3H6O है, दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। एक है CH3CH2 CH2OH और दूसरा CH3OCH3। दोनों के स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। Why? Because they have different functional group. One is alcohol, the other one is ether. Although the molecular formula is same. दोबारा से सुनिए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो? क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और ऐसा कब होता है? ऐसे दो केस होते हैं, ये मैंने आपको केस 1 बताया। केस 1, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n प्लस 2O होता है। ये CnH2n प्लस 2O किसके केस में होता है जनाब? ये CnH2n प्लस 2 होता है अल्कोहल और ईथर दोनों का फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इसका मतलब अगर एक कंपाउंड अल्कोहल है, उसका जो फार्मूला है उसी कंपाउंड, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक और कंपाउंड हो सकता है, बट उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, जो होगा ईथर, जिसका नाम भी अलग होता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। 1 मिनट के लिए स्लाइड में रोकूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। आज के लेक्चर में अब तक ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज आई है, अच्छी चीज आई है, क्वालिटी की चीज आई है। तो 1 मिनट इसको देख लो जरा। क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से। What will be the IUPAC name of the functional isomer of
C3H8O of propanol. What will be the IUPAC name of the functional isomer of propanol? बताइए किसका है? किसी का नहीं हुआ? किसी को नहीं आया? बेटा वो तो फंक्शनल आइस, वो तो पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। चेक करिए हमने क्वेश्चन में बोला क्या है। हमने बोला है कि प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल मतलब ये हो गया 3 कार्बन का, हाँ 3 कार्बन का OH ये हो गया। हाँ अब क्योंकि फंक्शनल पूछा है, फंक्शनल जाते ही मेरे दिमाग में आएगा अल्कोहल का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, वो ईथर होता है, ईथर। 3 कार्बन का ईथर बनेगा। इसका फार्मूला है C3H8O और एक और होता है, वो होता है ईथर। अल्कोहल का भाई होता है ईथर, दोनों का फार्मूला होता है सेम। और ईथर होता है ये, ईथर होता है ROR। अब 3 कार्बन है, इधर मान लो 1 कार्बन, तो इधर 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, तो CH3O CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल फार्मूला वही रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा? ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, तो ओ उसके साथ ले लो जो छोटा वाला है, इसके साथ, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, और ये बन गया इथेन, तो इसका नाम पड़ गया मिथॉक्सी इथेन। तो ये आएगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन होंगे और आपको कल सेलेक्ट करना पड़ेगा मिथॉक्सी इथेन। चलिए आइए अगले आइसोमर पे चलते हैं। अगला आइसोमर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म क्या होता है जनाब? मेटामेरिज्म होता है, ये उन्हीं में होता है, दोज पॉसिबल, सॉरी 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 सॉरी, फंक्शनल ग्रुप के 2 केस थे भाई, एक ही केस बोला है, दूसरा केस बचा है। केस 2 है जब CnH2n प्लस 2O ना हो, सिर्फ CnH2n हो, तो ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका ये फार्मूला होता है। एक होता है एल्डिहाइड्स, एक होते हैं कीटोन्स, बस। मतलब आपको चेक कर लेना है, अगर CnH2n प्लस 2O है तो ये फार्मूला 2 फंक्शनल ग्रुप का होता है, अल्कोहल और ईथर का। अगर वो CnH2n हो तो ये 2 का होता है, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, बस। ये 2 का होता है, एल्डिहाइड का और कीटोन का, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है।
इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो एग्जाम्पल C3H6O ये है, तो इसका 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। 3 कार्बन का एल्डिहाइड ये बनेगा। 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 को कहते हैं प्रोपेन, और अल होता है एल्डिहाइड के नाम के पीछे लगता है, तो नाम बन गया प्रोपेनल। और 3 कार्बन का कीटोन बनेगा तो ये बन गया प्रोपेनॉन। तो आप आसानी से देख सकते हैं, इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए। इसका फंक्शनल ग्रुप है CH, तो इसलिए नाम में है अल। इसके फंक्शनल ग्रुप में है CO, तो नाम में है ऑन, डिफरेंट। पर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है भाई। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में क्या चीज डिफरेंट है? स्ट्रक्चर में उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसको हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। तो आता है आखिरी, क्या है आखिरी? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म है आखिरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म है आखिरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं, हमने चेन बता दिया, हमने पोजीशन बता दी, फंक्शनल बता दी, अब मेटामेरिज्म बता दिया, और इसके बाद हमारा पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश हो। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए जरा। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म ये उन फंक्शनल ग्रुप में है जिनमें 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप। इट इज possible when there are 2 alkyl groups present, when there are 2 alkyl groups present, जब 2 alkyl groups present होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में 2 होते हैं? एग्जाम्पल ROR डैश, ये होते हैं ईथर में। RCOR डैश, ये होते हैं कीटोन्स में। और एक होते हैं RCOOR डैश, ये होते हैं एस्टर में। ये 3 ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। चेक करिए 2 अल्काइल ग्रुप वाले, ये 3 अल्काइल ग्रुप, 3 ही फंक्शनल ग्रुप है। इट इज पॉसिबल व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट अल्काइल, व्हेन देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एंड sizes of alkyl groups are different. Sizes of alkyl groups are different. मतलब जैसे ईथर का केस लेते हैं, मेरे पास टोटल 4 कार्बन का ईथर है, 4 कार्बन ईथर कैसे बना सकता हूं? फार्मूला क्या होता है? ROR, इधर भी कार्बन लगाने, उधर भी कार्बन लगाने। तो एक बच्चे ने कहा सर इधर 1 कार्बन लगाओ और उधर 3 कार्बन लगाओ, मतलब 1 इधर और 3 उधर। एक बच्चे ने कहा सर 4 कार्बन थे तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 2 उधर 2 उधर। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है तू, यार बात तो सही कह रहा है, 2 इधर कर सकता था बिल्कुल। तो इसका मतलब जब अल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट, चेक करिए अल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है भाई। इधर 1 अल्काइल ग्रुप है और उधर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन इस बार किसके साथ लिया जाएगा? ऑक्सीजन उसके साथ लिया जाता है जो छोटा होता है। अच्छी तरह से जानते हैं इधर छोटा ये है, तो ये बन गया मिथॉक्सी, ये बन गया मिथॉक्सी, और ये बन गया प्रोपेन 3 कार्बन का, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। इधर क्या है? दोनों तरफ सेम है, सिमेट्रिकल,
तो आप ऑक्सीजन को इसके साथ ले लो या उसके साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका नाम हो गया 2 कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब इसका नाम हो गया इथॉक्सी और उधर कार्बन हो गया इथेन। तो हम देख पा रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है सर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हाँ सेम है, बट अल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट है। वहां पर हमारे पास 4 कार्बन थे तो हमने 1 कार्बन इधर रखा, 3 कार्बन उधर रखे, या फिर 2 कार्बन उधर रखे, 2 कार्बन उधर रखे। ये जब अल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट होता है तब जाकर ऐसे मेटामेरिज्म क्रिएट होता है। अब आप में से जो बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, देख रहा है इस चीज को, रुको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। 4 कार्बन का कीटोन बनाना हो, 5 कार्बन का कीटोन, 5 कार्बन कीटोन बनाना हो मान लो, तो एक बच्चा कहेगा सर CH3 CO CH2 CH2 CH3, मतलब कीटोन होता है RCOR डैश। ऐसा बन सकता है? मैंने कहा हाँ यार बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा बच्चा कहेगा सर क्या ऐसा नहीं बन सकता, 2 इधर 2 उधर सिमेट्रिकल बना दो? मैंने कहा बन तो ऐसा भी सकता है यार, बात तो सही है। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप के पोजीशन साइज का। इधर 1 कार्बन और उधर क्या है 3 कार्बन। इधर हम देख रहे हैं तो इधर है 2 कार्बन और उधर भी है 2 कार्बन। तो अल्काइल ग्रुप का साइज चेंज है, अल्काइल मतलब आर ग्रुप का साइज चेंज, उस हिसाब से उसका नाम भी चेंज हो गया। ऊपर वाले का नाम हो गया पेंटेन 2 पर ऑन, इसका नाम हो गया पेंटेन 3 पर ऑन, नाम बन गया पेंटेन 3 पर ऑन। अब जब जब मेटामेरिज्म बनेगा मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो CO की पोजीशन यहां से खिसक कर यहां आ गई है ना, बिल्कुल। तो ये पोजिशनल आइसोमर भी हुआ। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एवरी मेटामेरिज्म is also a positional isomer। हर एक मेटामेरिज्म पोजिशनल आइसोमर भी है क्योंकि पोजीशन उसकी डिफरेंट है, पोजीशन अलग है। पोजीशन अलग होने के वास्ते उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं और पोजिशनल आइसोमर भी कहते हैं। देखो ना उधर ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर सटक गया। तो इसका मतलब जब जब मेटामेरिज्म होगा, जब जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तब तब पोजीशन अल्काइल ग्रुप की चेंज होगी। इसका मतलब हर मेटामेरिज्म एक तरह का पोजिशनल आइसोमर भी होगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मेटामेरिज्म को अच्छी तरह से देख लो एक बार। बताएं। यस यस, मेटामेरिज्म सिर्फ इन 3 फंक्शनल ग्रुप में होता है जिन फंक्शनल ग्रुप में 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? मैं वो लैपटॉप थोड़ा चार्ज पे लगा रहा था। हाँ बेटा क्या कह रहे थे आप अभी? पोजीशन, यस यस यस, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हुई है। देखो ना मिथॉक्सी से इथॉक्सी बन गया ना यार, है ना।
Okay, every metamer will be a positional isomer. Okay, now moving on to the 3D isomerism. बेटा एक बात बताऊं, ये भी टर्म 2 में ही आएगा, ये टर्म 2 में ही आएंगे, 3D आइसोमेरिज्म नहीं है इधर, ठीक है ना। कॉन्फॉर्मर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब टर्म 2 में, टर्म 2 हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो वहीं बताऊंगा, इधर बताने का कोई लॉजिक नहीं। ऐसे हम लोग, मैं जब करवाता हूं ना ये चैप्टर, सच बताऊं, क्योंकि वो टर्म वाइज सिलेबस नहीं होता, तो जब जब मैं ये चैप्टर कराता हूं तो मैं तो क्या करवाता हूं, एक साथ करवाता हूं ये पूरा आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट भी है, ये जीओसी वाले चैप्टर में या हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, बट है तो टॉपिक आइसोमेरिज्म का ही ना, तो कोई बात नहीं, हम उसे टर्म 2 में लेकर चलेंगे, अभी इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, टर्म 2 का कुछ भी कर। ये फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा कुछ कह रहे थे आप अभी कोई? अच्छा, चलिए फिर आगे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, बॉन्ड मूवमेंट पर। बॉन्ड मूवमेंट इस चैप्टर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड मूवमेंट, और आखिरी टॉपिक है ये बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक बॉन्ड, ज्यादा बेटर होगा जब मैं इसको बॉन्ड मूवमेंट ना लिखकर बॉन्ड शिफ्टिंग लिखता हूं, शिफ्टिंग, बॉन्ड का शिफ्ट होना। एक तो बॉन्ड परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है, परमानेंटली शिफ्ट, उसे कहते हैं बॉन्ड टूट जाना, टूट ही गया बेचारा शिफ्ट होकर, उसे कहते हैं क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा होता है बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड मूव हो गया, बॉन्ड मूव हो गया। अच्छा, ये जो बॉन्ड टूट गया, ये दो तरीकों से टूट सकता है, होमोलिटिकल और हेट्रोलिटिकल। होमोलिटिकल और हेट्रोलिटिकल दो तरह के हो सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज, अभी समझाऊंगा सब, चिंता ना करो। इसी तरह से बॉन्ड मूवमेंट दो तरह से हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट और पाई बॉन्ड मूवमेंट। सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट और पाई बॉन्ड मूवमेंट। अब सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक इंडक्टिव मूवमेंट, इंडक्टिव मूवमेंट, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमेरिक और एक रेजोनेंस, ये होता है सारा हिसाब किताब। तो अभी हम क्या टेकअप करने वाले हैं, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बहुत इजी है ये टॉपिक। बॉन्ड इतना मूव हो गया, इतना शिफ्ट हो गया कि टूट ही गया यार। ये दो तरह के होते हैं, एक होमोलिटिकल, ध्यान से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब होमोलिटिकल मतलब एक बॉन्ड को दो एटम्स ने शेयर कर रखा है, ए और ए सेम, या फिर ए और बी दोनों डिफरेंट एटम्स, बट ए और अगर ए है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बॉन्ड को खींचने की टेंडेंसी, बॉन्ड को खींचने की ताकत।
बॉन्ड को खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ए जिस ताकत से खींच रहा है बी दूसरा ए भी उसी ताकत से खींच रहा है। जैसे एग्जांपल करो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों बॉन्ड है, क्लोरीन जिस ताकत से खींच रहा है उसी ताकत से दूसरा क्लोरीन भी खींच रहा है। और अगर दो डिफरेंट एटम्स है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही सेम ना हो बट कंपैरेटिवली सेम हो, दे शुड हैव कंपैरेटिवली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जब दो सेम एटम होते हैं या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, वो बॉन्ड को खींचते हैं दोनों बराबर से, और बॉन्ड बीच में से टूटता है, बीचों बीच में से टूटता है। इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीचों बीच में से टूट रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर खुश, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर खुश, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। इसे कहते हैं सिमेट्रिक क्लीवेज, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बनते हैं ये चीज फ्री ये है, ये मतलब फ्री मतलब कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि जिसने क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वही मिल गया, इनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो ये है सिमेट्रिक क्लीवेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा व्यवहार है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा हेटेरोलेटिकल है। हेटेरोलेटिकल का मतलब है अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम से पता लग रहा है यार। अनसिमेट्रिक क्लीवेज मतलब अगर दो एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, बी ज्यादा खींच रहा है, बी ज्यादा ताकतवर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ, जिसकी वजह से ए ने बॉन्ड पेयर दे दिया, ए का लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ए के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जैसे होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा था, कोई चार्ज नहीं आ रहा था क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, चार्ज अकरेंस हुआ। अनसिमेट्रिक क्लीवेज में अकरेंस ऑफ चार्ज होता है, अकरेंस ऑफ चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसको एक एटम मान लो, कोई भी एटम है, बीच में उसके न्यूक्लियस है और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव को कौन खींचेगा आप मुझे बताएं, इसका न्यूक्लियस खींचेगा या कोई भी एक दूसरा एटम आसपास का चलता फिरता एटम? तो ये पॉजिटिव ए किसके द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा या न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा, बताइए। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ये होगा या नहीं इलेक्ट्रॉन लविंग, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, because it is positive it should be attracted by negatively charged electron, it will be electron loving. इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गरीब है। अच्छा, वहीं पर बी किसके द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा? यस, बी फील करेगा न्यूक्लियस से लव, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस लविंग, और इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की तरफ लव करेगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव को वही लव करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान शब्दों में हमने इसको समझा। जैसे जैसे एक बॉन्ड है H और Cl के बीच में, हम देख पा रहे हैं यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे। जब हमने यहां बनाया था ना, यहां देखिए हाफ एडिड एरोज बनाए थे। हाफ एडिड एरोज मतलब ये वाला गया ऐसे, ये वाला गया ऐसे। हाफ एडिड एरोज मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास। जैसे कहते हैं फिश कर्व एरो, जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना आधा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर। इधर मैंने कंप्लीट एरो बनाया क्योंकि पूरा बॉन्ड Cl की तरफ जाएगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठेगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हाइड्रोजन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन लविंग, तो हाइड्रोजन कहलाएगा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन महसूस करेगा। बताइए समझ में आ गई क्या मेरी बात? हाँ, जैसे कि हमने कहा बस एक और क्लास और ये चैप्टर फिनिश, क्योंकि एक और क्लास में हम ये पाई बॉन्ड मूवमेंट करेंगे, ये वाला ट्री करेंगे। So that's it for today everyone. God bless, take care, bye.